मैं हूँ दी वाइल्ड सर्वाइवर और इस बार मैं आया हूँ वेस्ट बंगाल का एक घने जंगलों में। यहाँ एक कदम आगे बढ़ाओ तो 2 कदम पीछे आ जाते हैं। उत्तर भारत का आउटबैक का विशाल इलाका ज्यादातर ऐसा ही है। यह बड़ी रेगिस्तानी झाड़ियाँ, नदी की सूखी टाली, लाल बुला पत्थर वाली चट्टानें और गहरी खाइयाँ है। सबसे पहले मुझे दिशा का अंदाजा लगाना होगा, पर मुझे ये पता है मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये से करीब 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक बड़ा हाईवे गुजरता है। लेकिन उससे पहले उत्तर पश्चिम में कुछ छोटे गांव मौजूद है जिनके जरिए मैं शायद यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे ये जानना होगा कि उत्तर पश्चिम किस दिशा में है। तो उसके लिए मैं सूरज और अपने घड़ी का इस्तेमाल करूंगा। सदर्न हेमिस्फीयर में आप 12 बजे की अंक को सूरज की तरफ करें तो 12 बजे और घंटे का 20 का फासला है उत्तर, तो ये है उत्तर और ये है उत्तर पश्चिम दिशा। तो अब मैं किसी नदी के मिलने तक उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ता रहूंगा और वही मुझे गांव तक लेके जाएगी। यह के 80% लोग किनारे के आसपास रहते हैं। तो यहाँ से बास निकलने का यही एक अच्छा तरीका होगा। यह नमी बहुत ज्यादा है। ये जगह हरी भरी लग सकती है लेकिन ऐसा है नहीं। यह नमी 100% है जिसकी वजह से यह तापमान 65 डिग्री से ऊपर लग रहा है। यह धूप बहुत ज्यादा है। ज्यादा नमी की वजह से पसीना भाप बनकर उड़ नहीं पा रहा और मेरा शरीर ठंडा नहीं हो रहा है क्योंकि हवा पहले से नमी से भरी हुई है। इससे हीट स्ट्रोक का खतरा और बढ़ जाती है। भारत के आउटबैक में ये देखा गया है कि यह तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, यानी 130 फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा। यह बहुत ज़्यादा गर्मी है। खास और रेस्क्यू टीम से जुड़े लोगों से कहना है यह पर अगर कोई फंस जाए और उसके पास पानी ना हो तो उसकी मौत 3 घंटे में हो जाएगी। सबसे जरूरी बात यह है कि यह आप बहुत हिम्मत से काम लो। मैं जो पानी साथ लेकर आया था मेरे पास सिर्फ वही है, पर वो एक दिन भी नहीं चलेगा। जिंदा रहने के लिए मुझे कुछ कार्य कदम उठाने होंगे और आप एक ही रास्ता है, मुझे अपना पेशाब पीना होगा। और ये काम मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया। मैं जानता हूँ कि ये काम मेरे लिए मुश्किल होने वाला है, पर जान बचाने के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। शायद ये सुनने में अजीब लगे लेकिन हमारा अपना पेशाब पीने के लिहाज से सुरक्षित होता है। अगर मैं जमीन पर ही पेशाब कर देता तो ये सारा तरल बेकार चला जाता। ऐसा करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ये बहुत ही बकवास लग रहा है। ये गर्म है, खड़ा है और ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। पर मेरे पास बोतल में 1/4 पेशाब है जो बाद में काम आएगा। पेशाब में करीब 95% पानी होता है और ताज़ा पेशाब शुद्ध ही होता है। लेकिन इसे अगर आप देर से पिए तो इसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। यह उन्हीं लोगों की जिंदा बचने की गुंजाइश ज्यादा होते हैं जो ऐसा कुछ करने के लिए तैयार हो। 2006 में कर्नाटक का 3 मछुआरों को बचाया गया था जो पैसिफिक ओशन में 9 महीने तक भटकते रहे। जिंदा रहने के लिए उन्होंने कछुए के खून और अपना पेशाब पिया। वो इस हद तक जाने के लिए तैयार हुए, इसलिए आज वो जिंदा है। लेकिन इतनी गर्मी में सिर्फ पेशाब से ये बात नहीं बनने वाली। मुझे जल्द से जल्द कोई पानी की स्रोत ढूंढना होगा। सिर्फ आराम करते हुए भी मुझे अपने शरीर के वजन का 2% पानी पीना चाहिए, यानी कम से कम 1.5 लीटर पानी। लेकिन इन हालात में मुझे हर घंटे इतने पानी की जरूरत है। जरा देखिए तो ये जगह कितनी बड़ी है। मेरा पसीना मुझे ठंडा नहीं कर पा रहा है और मेरे पास पीने के लिए सिर्फ अपना पेशाब है। अगर इतनी गर्मी में आपको पर्याप्त तरल न मिले तो आप मर जाएंगे। आप मैं इन पेड़ों के बीच में से गुजर रहा हूँ और ये पूरे इलाके में पाया जाता है।
और ये मेरे लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इनसे मुझे मिलेगी छाँव। ऐसे छाँव का मिलना जिंदगी बचा सकता है क्योंकि छाँव में तापमान 30 डिग्री तक कम होता है। ऐसे माहौल का सबसे बेहतरीन ढंग से सामना कैसे करते हैं ये आदिवासी जानते हैं। इस जमीन के लिए आदिवासी का रवैया एकदम अलग तरह का है। वो खुद को जमीन का मालिक नहीं मानते बल्कि जमीन को ही अपना मालिक मानते हैं और इस तरह की बेरहम माहौल में जिंदा रहने के लिए बिल्कुल इसी तरह की सम्मान और समझ की जरूरत होता है। दोपहर ढलने लगा है, बादल आने लगा है और इससे सूरज की गर्मी भी थोड़ी घट रही है। अब मैं शायद फिर से आगे बढ़ पाऊंगा, पर अब भी मेरे पास ताजा पानी नहीं है। इस विशाल इलाके से होकर गुजरना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह पहचान के लिए बहुत कम निशानियां हैं। मुझे रास्ता ढूंढने के लिए घड़ी पर भरोसा करना होगा, लेकिन आदिवासी का तरीका बिल्कुल अलग है। आदिवासी इस इलाके में जिंदा रह पाए इसका एक वजह यह है कि वो इस बंजर इलाके से गुजरने के लिए गीतों का इस्तेमाल करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। और ये गीत दरअसल एक सिंगिंग मैप जैसा है, एक संगीतमय नक्शा जिसे इन लोगों को शिकार वाली जगह, जल स्रोत और सरसुपानी की जगह का सुराग मिलता है। लेकिन मुझे इस तरह का गीतों का सहारा नहीं है तो मुझे अपने जानकारी पर ही निर्भर रहना होगा। यानी मुझे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए ये उम्मीद करनी होगी कि मुझे इंसानी बस्ती मिल जाएगी। पैदल चलना आदिवासी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसा करके वो अपने इलाकों को महसूस करते हैं और कुदरत के साथ जीने सीखते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा शुरुआती क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी हद तक ऐसा ही था। ऐसा करके वो अपने सुमताओं के डायरे को फैलाते हैं और एक नई पहचान बनाते हैं। वो देखिए नदी, बहता हुआ पानी। मैं इसी की तलाश में तो घूम रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सफर के एक नए पड़ाव की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा। इस वक्त यह बहुत ज्यादा गर्मी है और ये पानी जन्नत से कम नहीं है। खाना ढूंढने के सिलसिले में किस्मत ने ज्यादा साथ नहीं दिया मुझे और ऐसे में आपको अपने ऊपर हौसला बनाए रखना है। तपते हुए मैदानों के बाद इस पानी का मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। यह का हालात बहुत ही ज्यादा कठोर रहे हैं। सोच के हैरानी होती है कि यह भी कोई जिंदा रह सकता है। और आदिवासी जैसे रहने वालों ने यह के बेरहम माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालना और साथ काम करना सीख लिया है। सिर्फ तभी आप इंडिया का इस कमाल का आउटबैक पे जिंदा बच सकते हो। तो इस तरह से मेरा सफर यहीं पर खत्म हो रहा है। आपको वहाँ पर कुछ चमकते हुए इमारतें नजर आएगी। शायद वो आउटबैक में रहने वाले कुछ छोटे समुदाय है। यानी आप मैं घर पहुंच जाऊंगा और यहाँ पर आके मैंने यही सीखा है कि आदिवासी लोग आउटबैक में रहने वाले बेहतरीन निवासी है, साथ ही वो सरजमीन के रखने वाले भी है। और हमें भी यही कोशिश करना चाहिए कि हम उनके तौर तरीकों से, उनकी समझ से इन शानदार प्रकृति के बारे में कुछ सीख सके।